मेरा नाम राहुल है और जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ये बात पिछले साल अक्टूबर महीने की है, जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ अपने गांव देवपुर गया था। मेरे साथ विक्रम, अर्जुन और समीर थे। हम चारों बचपन के दोस्त थे और शहर में पढ़ाई कर रहे थे। दिवाली की छुट्टियों में हमने सोचा कि क्यों ना गांव चलकर कुछ दिन बिताए जाएं। विक्रम हम सब में सबसे शैतान और बेपरवाह था। उसे किसी भी चीज का डर नहीं था और वो हमेशा भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का मजाक उड़ाता रहता था। अर्जुन शांत स्वभाव का था और हमेशा सबको समझाने की कोशिश करता था। समीर थोड़ा डरपोक था लेकिन अच्छा इंसान था। उस रात हम चारों देर रात तक मेरे घर की छत पर बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। करीब 11 बजे हमने सोचा कि क्यों ना गांव के बाहर वाली सड़क पर बाइक चलाई जाए। गांव की वो सड़क बहुत सुनसान थी और रात के वक्त वहां कोई नहीं जाता था। दोनों तरफ घने पेड़ थे और सड़क के बीच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के पास कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम जवान थे और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे। हमने 2 बाइक निकाली और गांव की उसी सड़क की तरफ चल पड़े। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो थोड़ी डरावनी लग रही थी। जैसे ही हम उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, विक्रम ने अचानक बाइक रोक दी। हम सब रुक गए और उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने सड़क के बीचों बीच एक चीज की तरफ इशारा किया। वहां लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक छोटा सा पोटला रखा था। उसके चारों तरफ सिंदूर लगा हुआ था और कुछ फूल बिखरे हुए थे। ये साफ दिख रहा था कि किसी ने कोई तांत्रिक टोटका किया था और इसे यहां छोड़ गया था। गांव में अक्सर लोग ऐसे टोटके चौराहों या सुनसान जगहों पर रख देते थे। माना जाता था कि जो भी इन टोटकों को छुए या पैर से हटाए, उसकी मुसीबत उस इंसान पर आ जाती है जिसने टोटका करवाया होता है। लेकिन कभी कभी कुछ गलत भी हो जाता था और टोटके में मौजूद नकारात्मक शक्तियां उस इंसान को ही परेशान करने लगती थीं, जो उसे छू देता था। अर्जुन ने तुरंत कहा कि हमें इसे छूना नहीं चाहिए और बाइक को इसके बगल से धीरे से निकाल लेनी चाहिए। समीर भी घबराया हुआ था और बोला कि हमें यहां से जल्दी चले जाना चाहिए। लेकिन विक्रम ने हम सब की बात का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि यह सब बकवास है और इन चीजों में कोई ताकत नहीं होती। उसने कहा कि यह तो बस कुछ पागल लोगों का अंधविश्वास है। हम तीनों ने उसे बहुत समझाया कि विक्रम, प्लीज इसे मत छूना, हम यहां से चलते हैं। लेकिन वो नहीं माना। उसने बाइक से उतरकर उस टोटके की तरफ जाना शुरू किया। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने झटक कर मेरा हाथ छुड़ा लिया। विक्रम हंसते हुए उस टोटके के पास गया और बोला कि देखो, मैं इसे अपने पैर से हटाता हूं और कुछ नहीं होगा। उसने अपने जूते से उस लाल कपड़े के पोटले को जोर से ठोकर मारी। पोटला सड़क के किनारे जाकर गिर गया और उसमें से कुछ काली राख, नींबू, मिर्च और एक छोटी सी काली गुड़िया बाहर निकल गई। गुड़िया में कीलें चुभी हुई थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया और पीपल के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत की चीख सुनाई दी हो, लेकिन मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। विक्रम अब भी हंस रहा था और बोल रहा था कि देखा, कुछ नहीं हुआ ना, तुम लोग बेकार में डरते हो। हमने वापस बाइक स्टार्ट की और गांव की तरफ लौट आए। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन और समीर भी चुप थे और शायद वो भी कुछ सोच रहे थे। अगली सुबह जब हम उठे तो विक्रम की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बुखार था और वो कह रहा था कि उसे रात में बहुत बुरे सपने आए। उसने बताया कि सपने में एक औरत उसे घूर रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उस औरत के बाल बहुत लंबे थे और वो सफेद साड़ी पहने हुई थी। विक्रम ने कहा कि वो औरत बार बार उसकी तरफ आ रही थी और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। हमने सोचा कि शायद ये सब रात की थकान की वजह से हो रहा है और उसे आराम करने को कहा। उस दिन हम तीनों ने विक्रम को घर पर छोड़ा और गांव में घूमने निकल गए। शाम को जब हम वापस आए तो विक्रम की हालत और खराब हो गई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और वो बार बार कह रहा था कि कमरे में कोई है। हमने पूरे कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने बताया कि उसे लग रहा है जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। जब भी वो अकेला होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने कहा कि कई बार उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो देखता है तो वहां कोई नहीं होता। मैं, अर्जुन और समीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें याद आया कि कल रात विक्रम ने उस टोटके को पैर से हटाया था। क्या सच में उस टोटके का कोई असर हो रहा था? अर्जुन ने कहा कि हमें किसी बुजुर्ग से बात करनी चाहिए। समीर ने सुझाव दिया कि हम गांव के पंडित जी के पास चलें, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया।
उसने कहा कि वो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता और ये सब सिर्फ उसकी कल्पना है जो थकान की वजह से हो रही है। लेकिन उस रात जो हुआ वो हम सब की समझ से परे था। हम चारों एक ही कमरे में सो रहे थे। करीब 2 बजे अचानक विक्रम की चीख से हम सब जग गए। वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो एक कोने की तरफ देखे जा रहा था। जब हमने लाइट जलाई तो देखा कि विक्रम कांप रहा था। उसने हकलाते हुए कहा कि वो औरत यहाँ थी, वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसने बताया कि वो औरत उसे घूर रही थी और उसके गले में लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोटने की कोशिश की हो। औरत के हाथों में चूड़ियां थीं जो खनखना रही थीं। हमने कमरे को अच्छे से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जो बात हम सबको हैरान कर गई वो ये थी कि कमरे में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। और सबसे डरावनी बात ये थी कि विक्रम के गले पर हल्के नीले निशान बन गए थे, जैसे सच में किसी ने उसका गला दबाया हो। अब हम तीनों को भी विश्वास हो गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। समीर रो रहा था और कह रहा था कि हमें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि अब हमें पंडित जी के पास जाना ही होगा। विक्रम भी अब डर गया था और उसने हामी भर दी। उस रात हमने विक्रम को अकेला नहीं छोड़ा और सब जागते रहे। कमरे में लाइट जलाकर रखी और हमने भजन बजाए। लेकिन फिर भी हर थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे को खुरच रहा हो। कभी खिड़की पर दस्तक होती तो कभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता। विक्रम बार बार कह रहा था कि वो औरत उसे बुला रही है, वो चाहती है कि विक्रम उसके पास आए। हमने विक्रम को कसकर पकड़ा हुआ था क्योंकि वो बेचैन होकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सुबह होते ही हम सब गांव के पंडित शंकरनाथ जी के घर पहुंच गए। पंडित जी करीब 70 साल के थे और गांव में उनका बहुत सम्मान था। वो तंत्र मंत्र और आत्माओं के बारे में बहुत जानकारी रखते थे। जब हमने उन्हें सारी बात बताई तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने विक्रम को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में झांकने लगे। फिर उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि जो टोटका विक्रम ने हटाया था वो कोई साधारण टोटका नहीं था। वो एक बहुत ही खतरनाक मारन टोटका था जो किसी की जान लेने के लिए किया गया था। पंडित जी ने समझाया कि जब विक्रम ने उस टोटके को पैर से हटाया तो उसमें बंधी हुई आत्मा आजाद हो गई और अब वो विक्रम के पीछे लग गई है। पंडित जी ने पूछा कि क्या विक्रम को कोई औरत दिखाई देती है। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया और उस औरत का पूरा विवरण दिया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा कि ये आत्मा बहुत पुरानी है और बहुत क्रोधित है। उन्होंने बताया कि करीब 20 साल पहले उसी पीपल के पेड़ के पास एक नवविवाहिता औरत की हत्या हुई थी। उसका नाम कमला था और उसके पति ने दहेज के लालच में उसे जिंदा जला दिया था। लेकिन कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो उसी इलाके में भटकती रही। कुछ साल पहले किसी तांत्रिक ने उस आत्मा को एक टोटके में बांध दिया था ताकि वो किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सके। लेकिन अब जब विक्रम ने उस टोटके को तोड़ दिया तो कमला की आत्मा फिर से आजाद हो गई है और वो अपने दुख और गुस्से की वजह से विक्रम को अपना निशाना बना चुकी है। हम सब सुनकर सन्न रह गए। समीर रो पड़ा और कहा कि अब क्या होगा। अर्जुन ने पंडित जी से पूछा कि क्या इसका कोई इलाज है। पंडित जी ने कहा कि इलाज तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। उन्होंने समझाया कि आत्मा को शांत करना होगा और उसे मुक्ति दिलानी होगी। इसके लिए एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी और वो भी उसी जगह पर जहां कमला की मौत हुई थी, यानी उस पीपल के पेड़ के नीचे। लेकिन ये पूजा बहुत खतरनाक है क्योंकि आत्मा इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। पंडित जी ने कहा कि अगर पूजा के दौरान कोई भी गलती हुई या अगर हम में से किसी का डर बाहर आ गया तो आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और सिर्फ विक्रम ही नहीं बल्कि हम सब खतरे में आ जाएंगे। विक्रम की हालत देखते हुए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। विक्रम अब बहुत कमजोर हो गया था और उसकी आंखों में एक खालीपन आ गया था, जैसे वो धीरे धीरे अपना होश खो रहा हो। पंडित जी ने कहा कि आज रात ही ये पूजा करनी होगी क्योंकि आज अमावस्या है और इस रात आत्माओं की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अगर आज रात हम कमला की आत्मा को शांत नहीं कर पाए तो कल तक विक्रम की जान खतरे में आ जाएगी। पंडित जी ने हमें निर्देश दिया कि शाम होते ही हम सबको उस पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने साथ सफेद कपड़े, हवन की सामग्री, कपूर, घी, 5 प्रकार के फूल और कुछ खास जड़ी बूटियां लानी होंगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि पूजा के दौरान हम में से किसी को भी डर नहीं दिखाना है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है, चाहे कुछ भी सुनाई दे। हमने पंडित जी की सारी बातें ध्यान से सुनी और जरूरी सामान इकट्ठा करने निकल पड़े।
शाम के 6 बजे हम सब उस सड़क पर पहुंच गए जहां वो पुराना पीपल का पेड़ था। सूरज डूब रहा था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा बहुत तेज चल रही थी और पेड़ की पत्तियां एक अजीब आवाज कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पंडित जी वहां पहले से ही मौजूद थे और पूजा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पेड़ के नीचे एक गोलाकार घेरा बनाया था और उसमें चावल और हल्दी डाली थी। बीच में एक हवन कुंड बनाया गया था। पंडित जी ने हम सबको घेरे के अंदर बैठने को कहा। विक्रम को बीचों बीच बिठाया गया। पंडित जी ने कहा कि अब जो भी हो, किसी को भी घेरे के बाहर नहीं जाना है। ये घेरा एक सुरक्षा कवच है जो हमें आत्मा के सीधे हमले से बचाएगा, लेकिन अगर कोई भी इस घेरे को तोड़ता है तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। पंडित जी ने हवन शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज गूंज रही थी और हवन की आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। अचानक हवा और तेज होगी और ऐसा लगा जैसे तूफान आने वाला है। पंडित जी ने बिना रुके मंत्र पढ़ना जारी रखा। उन्होंने हवन में घी और जड़ी बूटियां डालनी शुरू की। धुआं उठने लगा और एक तीखी गंध फैल गई। विक्रम अचानक बेचैन होने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और विक्रम के माथे पर राख लगाई। उसी पल पेड़ की सारी पत्तियां एक साथ हिलने लगी, हालांकि हवा रुक गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पेड़ पर चढ़ रहा है। समीर की सांसें तेज हो गई थीं और अर्जुन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक हमें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हमारी रूह कांप गई। आवाज पहले दूर से आ रही थी, फिर धीरे धीरे पास आती गई। पंडित जी ने हमें चेतावनी दी कि किसी ने भी मुड़कर नहीं देखना है, लेकिन वो आवाज इतनी भयानक थी कि समीर से रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। हमने भी देखा और जो हमने देखा वो हमारी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। वहां एक औरत खड़ी थी जिसकी साड़ी जली हुई थी और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसके बाल खुले हुए थे और जमीन तक लटक रहे थे। वो औरत यानी कमला की आत्मा सीधे हमारी तरफ देख रही थी और उसके मुंह से खून की धारा बह रही थी। पंडित जी ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवन में कपूर डाला। आग की लपटें ऊंची उठीं। कमला की आत्मा चीखी और घेरे के करीब आने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हमारे कान फटने लगे। समीर रो रहा था और मैं भी डर से कांप रहा था। अर्जुन ने हम दोनों को संभाला और कहा कि घेरे के अंदर रहो। आत्मा घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन घेरे की रेखा के पास आते ही उसके हाथ जलने लगे और वो पीछे हट गई। लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। उसने पत्थर और मिट्टी हम पर फेंकनी शुरू कर दी। पंडित जी ने विक्रम को खड़ा किया और उसके कान में कुछ मंत्र फूंके। विक्रम की आंखें खुल गईं और उसने आत्मा की तरफ देखा। पंडित जी ने जोर से कहा कि विक्रम को कमला से माफी मांगनी होगी और उसे शांति देने का वादा करना होगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में कहा कि कमला, मैं माफी मांगता हूं। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने का वादा करता हूं। तुम्हें न्याय मिलेगा। पंडित जी ने कहा कि विक्रम को वादा करना होगा कि वो कमला की कहानी सबको बताएगा और उसके हत्यारे को सजा दिलवाएगा। विक्रम ने सिर हिलाकर हाँ कहा। पंडित जी ने हवन में आखिरी आहुति दी और एक लंबा मंत्र पढ़ा। हवन की आग बहुत ऊंची उठी और उसकी रोशनी से पूरी जगह जगमगा उठी। कमला की आत्मा ने एक आखिरी चीख लगाई और फिर धीरे धीरे गायब होने लगी। उसका चेहरा अब शांत दिख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो विक्रम की तरफ देखा और फिर हवा में घुल गई। हवन की आग धीरे धीरे बुझ गई और चारों तरफ फिर से खामोशी छा गई। लेकिन इस बार ये खामोशी डरावनी नहीं थी, बल्कि शांतिपूर्ण थी। हवा भी थम गई थी और पेड़ की पत्तियां अब नहीं हिल रही थीं। पंडित जी ने लंबी सांस ली और कहा कि अब सब ठीक है। कमला की आत्मा को शांति मिल गई है। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हम सब घबरा गए, लेकिन पंडित जी ने कहा कि घबराओ मत, वो बस थक गया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। हमने विक्रम को उठाया और उसे पानी पिलाया। करीब 10 मिनट बाद उसकी आंखें खुली और उसने चारों तरफ देखा। उसने कहा कि अब वो हल्का महसूस कर रहा है, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। उसके गले पर जो नीले निशान थे वो भी गायब हो गए थे। पंडित जी ने हमें समझाया कि आज जो कुछ हुआ वो एक सबक है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। जिन चीजों को हम अंधविश्वास समझते हैं, कई बार उनके पीछे कोई सच्चाई होती है। टोटके, तंत्र मंत्र, ये सब सिर्फ नाटक नहीं है। इनमें असली शक्तियां होती हैं जो अच्छे या बुरे काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें दूसरों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए और किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
पंडित जी ने विक्रम से कहा कि तुमने जो वादा कमला से किया है उसे निभाना होगा। तुम्हें उसकी कहानी सबको बतानी होगी ताकि लोगों को पता चले कि दहेज जैसी कुप्रथा कितनी खतरनाक है और इसकी वजह से कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। विक्रम ने वादा किया कि वो जरूर ऐसा करेगा। उसने कहा कि आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हम सब से माफी मांगी कि उसकी वजह से हम सब इतने बड़े खतरे में पड़ गए। हमने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो हमारा दोस्त था और दोस्त एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं। हम सब वापस गांव लौट आए। उस रात के बाद विक्रम पूरी तरह से बदल गया था। वो अब किसी भी चीज का मजाक नहीं उड़ाता था और सबकी भावनाओं का सम्मान करता था। उसने सच में कमला की कहानी लोगों को बताई और दहेज के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। गांव वालों ने भी जब ये सब सुना तो उन्होंने उस जगह पर कमला की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, जहां हर साल उसकी पुण्यतिथि पर पूजा की जाती है। मैं, अर्जुन और समीर, हम तीनों ने भी उस रात से बहुत कुछ सीखा। हमने समझा कि इस दुनिया में सिर्फ वही चीजें नहीं हैं जो हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं और उन्हें स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। हमने ये भी सीखा कि जब कोई बुजुर्ग या जानकार व्यक्ति हमें कोई सलाह दे या चेतावनी दे तो हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। उनके अनुभव और ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। आज जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमला की वो काली आंखें, उसकी दर्द भरी चीख और वो जला हुआ चेहरा, ये सब मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन साथ ही मुझे ये भी याद रहता है कि उस रात हमने एक आत्मा को शांति दिलाई और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। आज कई साल बीत गए हैं उस घटना को। हम चारों दोस्त अब अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन अब भी बात करते हैं। विक्रम ने एक एनजीओ शुरू किया है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है और दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाता है। अर्जुन एक शिक्षक बन गया है जो बच्चों को अंधविश्वास और विज्ञान के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। समीर एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करता है। और मैं एक लेखक बन गया हूं और आज मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप सब भी समझ सकें कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। कभी किसी चीज का मजाक मत उड़ाइए और ना ही किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाइए। सड़कों पर या चौराहों पर अगर आपको कोई टोटका दिखे तो उसे छुएं मत और ना ही उसे हटाएं। कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती और उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। और हाँ, अगर कभी आप देवपुर गांव जाएं तो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास बने छोटे से मंदिर में जरूर जाइएगा। वहां कमला की एक तस्वीर लगी है। वो मुस्कुरा रही है और उसकी आंखें अब शांत हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया है और वो अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन फिर भी रात के वक्त उस सड़क पर कोई नहीं जाता, क्योंकि कुछ यादें, कुछ निशान वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। और कभी कभी अमावस्या की रात को अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हल्की सी चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे सकती है। लेकिन अब वो आवाज डरावनी नहीं है, वो शांतिपूर्ण है, जैसे कोई धन्यवाद कह रहा हो। इसलिए याद रखिए, इस दुनिया में जितना हम देखते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं देख पाते। और सबसे जरूरी बात, हर आत्मा को शांति चाहिए। और अगर हम थोड़ी सी संवेदनशीलता और सम्मान दिखाएं तो शायद इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकें।